Hello everyone, this is your YouTube channel Physics by Ashutosh Sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT JEE, NEET and for 11th and 12th as well. और आज के सुपर अमेजिंग लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जी सर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसको अगर अपनी शुद्ध मातृभाषा में ट्रांसलेट करें तो न्यूटन का ठंडा करने का नियम. तो न्यूटन साहब को 11th की हम फिज़िक्स में 1 2 3 4 फोर्थ टाइम चौथी बार पढ़ रहे हैं. न्यूटन साहब से 11th की फिज़िक्स में पहली बार कब मुलाकात हुई थी, मतलब कहाँ पे मुलाकात हुई थी? न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन. न्यूटन से हमारी पहली मुलाकात कहाँ पे हुई थी? न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में. दूसरी बार मुलाकात कहाँ हुई? एनएलएम में. दूसरी बार मुलाकात कहाँ हुई? दूसरी बार न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन. याद है तुम लोगों को? E is defined as ratio of relative velocity of both the colliding bodies just after collision to the relative velocity of both the colliding bodies just before collision. E बराबर V relative upon U relative. न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन. तीसरी बार न्यूटन साहब से कब हमारी मुलाकात हुई? ग्रेविटेशन में. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F बराबर Gm1m2r². चौथी बार यहाँ पे मुलाकात हो रही है. फिर से न्यूटन सर आ चुके हैं, है ना? अवर लेट एंड ग्रेट सर न्यूटन, है ना, सर आइजैक न्यूटन. ठीक है, न्यूटन सर के बिना तो मतलब जीवन पॉसिबल नहीं है. जीवन मतलब फिजिक्स का जीवन, है ना. फिजिक्स इज नेवर पॉसिबल. ठीक है, वी कैंट इवन इमेजिन फिजिक्स विदाउट न्यूटन सर. न्यूटन सर एंड ऑफ कोर्स आइंस्टीन, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट. तो न्यूटन सर फिर से प्रकट हो गए अपना एक छोटा सा लॉ लेके, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन का ठंडा करने का नियम. क्या ठंडा कर रहे हैं, इतनी ठंडा हो रही है और कितना ठंडा करेगा. न्यूटन साहब का स्टेटमेंट ये आया कि जैसे मान लो कोई बॉडी है, मान लिया जाए कोई सिस्टम है, किसी सराउंडिंग में बैठा है. ठीक है, क्या बोला? कोई बॉडी ऑफ टेम्परेचर T है, किसी सराउंडिंग ऑफ टेम्परेचर T0 में बैठा है. ठीक, और ऑफकोर्स बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है. ज़्यादा जरूर है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है. एक छोटी सी कंडीशन आई बिहाइंड दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. क्या कंडीशन आई? इफ़ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज क्वाइट स्मॉल, वेरी स्मॉल. ठीक है, क्या बोला कि नो डाउट बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है, लेकिन ये जो गैप है, ये जो डिफरेंस, इट इज टू स्मॉल, वेरी स्मॉल. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है. लेकिन यार ज़्यादा तो है. ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस है. बॉडी और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, इट इज़ नॉट टू लार्ज. ठीक है, तो एक बात बता, अगर बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? रेट ऑफ हीट रेडिएशन ज़्यादा होगी, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन कम होगी. तो क्या अल्टीमेटली हीट विल बी लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी और बॉडी ठंडा होगा. यहाँ पे एंट्री होती है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, क्योंकि वो ठंडा हो रहा है, बॉडी कूल डाउन हो रहा है. तो यहाँ पे एक छोटा सा न्यूटन सर ने लॉ दिया, क्या कि अगर बॉडी टेम्परेचर, सिंस बॉडी का ज़्यादा है कि नहीं, और सराउंडिंग का कम है, तो जो रेट ऑफ हीट रेडिएशन होगा वो ज़्यादा होगा, जो रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन होगा वो कम होगा. तो अल्टीमेटली हीट विल बी लॉस बाय द बॉडी. बॉडी हीट लूज करेगी तो बॉडी का टेम्परेचर गिरेगा, फॉल करेगा, बॉडी ठंडा होगा. तो यहाँ पे एंट्री होती है न्यूटन सर की. न्यूटन सर ने ये बोला, समझ लेना, बाद में छापा है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है. ठीक है, एक सवाल पूछता ही पूछता है. ठीक है, ध्यान समझें क्या लॉ है. अगर बॉडी और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये काफ़ी स्मॉल है, तो ये जो रेट ऑफ कूलिंग है, क्या बोला? बॉडी का जो रेट ऑफ कूलिंग है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग. क्या बोला? जो रेट ऑफ कूलिंग है, जो रेट ऑफ कूलिंग है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये जो dt/dt देख रहा है ना, इसी को बोलता है रेट ऑफ कूलिंग. दिस रेट ऑफ कूलिंग, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग.
सिस्टम मतलब बॉडी, सराउंडिंग तो पता है सराउंडिंग। एक्चुअली इसमें एक नहीं दो फार्मूले आते हैं, एक तो ये तुम्हें दिख रहा है और दूसरा ये जो के है, ठीक है, के को हम बोलते हैं कूलिंग कांस्टेंट। अभी डेरिवेशन पे आते हैं, ठीक है, पहले समझें ध्यान से क्या है। एक के का भी इसमें फार्मूला है। तो पहले इसमें टर्मिनोलॉजी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस डी टी बाई डी टी। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो कैपिटल टी दिख रहा है वो टेम्परेचर वाला है, जो छोटा टी दिख रहा है वो समय वाला है। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विसो टाइम, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विसो टाइम, इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। आरओसी बोलता है शॉर्टकट में, है कि नहीं? ये क्या है साहब? आरओसी है, रेट ऑफ कूलिंग है। तो ये जो रेट ऑफ कूलिंग होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ये फाइनल लॉ है। न्यूटन साहब का लॉ क्या है? न्यूटन साहब का जो लॉ आया वो सिर्फ इतना सा है कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है काफ़ी छोटा है, तो जो रेट ऑफ कूलिंग होगा, इसी को बोलता है रेट ऑफ कूलिंग। क्या है? आरओसी बोलते हैं शॉर्टकट में। जो रेट ऑफ कूलिंग होगा, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टाइम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ठीक है, टर्म समझ लेते हैं, क्या क्या टर्म्स क्या क्या डिनोट कर रहे हैं। टी क्या है साहब? बॉडी टेम्परेचर है। टी नोट क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर है कि नहीं? के एक कॉन्स्टेंट है जिसको हम बोलते हैं कूलिंग कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं? कूलिंग कॉन्स्टेंट। ये जो कूलिंग कॉन्स्टेंट होता है ये डिपेंड करता है अपॉन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। एक गिवन सिस्टम गिवन सराउंडिंग के लिए जो कूलिंग कांस्टेंट है ये फिक्स रहता है, वो हम लोग डेरिवेशन के थ्रू समझेंगे, पहले है ना टर्मिनोलॉजी समझें। और ये जो कूलिंग कांस्टेंट है ये भी किन किन फैक्टर्स पे और कैसे कैसे डिपेंड करता है। एक्चुअली में न्यूटन्स लॉ में ये दोनों फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखना है, स्पेशली ये जो सेकंड वाला है। अभी सवाल बनाओगे इसकी जरूरत पड़ेगी। 4E सिग्मा ए टी नॉट क्यू अपॉन एम एस, ठीक है, वो याद रखना यार, ठीक है। और बड़ा सिंपल सिंपल सा टर्म्स। ई क्या है? बॉडी का एमिसिविटी। सिग्मा क्या है? स्टीफन्स कांस्टेंट कितना होता है? 5.67 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। ये क्या है? बॉडी का सरफेस एरिया है, जैसे स्फेरिकल बॉडी है, गोलू गोलू है कि नहीं? तो एरिया क्या हो जाएगा? ये मतलब बॉडी का सरफेस एरिया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 4πr², है ना, आउटर सरफेस एरिया। टी नॉट क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर। एम बोले तो बॉडी का मास है। एस क्या है? बॉडी का स्पेसिफिक हीट। सो ऑल्दो इट इज़ अ लॉ, क्या है? लॉ न्यूटन्स लॉ, बट स्टिल इसको हम थोड़ा सा रिलेट करके प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत आसान सा डेरिवेशन है, इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, फ्रिक्वेंटली आज डेरिवेशन है फॉर योर स्कूल एग्जाम्स। पहले समझ चाहते हैं डेरिवेशन पे आते हैं, तो लिखो रहे सब लोग डेरिवेशन में थोड़ा सा कुछ बेसिक स्टेप्स लिखें। देखो, कंसिडर a body of temperature T, consider a body of temperature T, बड़ा है कैपिटल टी। कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर वाला है, स्मॉल टी स्टैंड्स फॉर टाइम, ठीक है। तो डिफरेंस समझना है ना, कन्फ्यूजन नहीं। कंसिडर अ बॉडी एट टेम्परेचर टी kept in a surrounding, kept in a surrounding, kept in a surrounding at temperature T naught, at temperature T naught, कैपिटल टी है ना। ब्रैकेट में लिख लेना T माइनस सी नॉट वेरी स्मॉल, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी स्मॉल है ना। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? T माइनस टी नॉट वेरी स्मॉल, डब्बा बंद, ब्रेड क्लोज्ड। देन मत लिखो। इफ इन स्मॉल टाइम dt, इफ इन स्मॉल टाइम, अब ये छोटा है रे, है ना टाइम है ना, टाइम मतलब स्मॉल टी, टेम्परेचर मतलब कैपिटल टी। इफ इन स्मॉल टाइम dt, स्मॉल टी, decay amount of heat
dq amount of heat is lost by the body, dq amount of heat is lost by the body and its temperature decreases by dt, its temperature decreases by, अब ये d बड़ा t है, मतलब d स्मॉल है लेकिन t कैपिटल है, टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय dt, d छोटा है t बड़ा है क्योंकि वो टेम्परेचर का है, dt। अब लिखें आगे, देन द रिजल्टेंट रेट ऑफ हीट रेडिएशन, रिजल्टेंट रेट ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम द बॉडी इज, सो डेरिवेशन के लिए हमने कुछ पकड़ लिया था। क्या माना, जैसे मान लो कोई बॉडी है, टेम्परेचर T, ठीक है, केप्ट इन सराउंडिंग ऑफ टेम्परेचर T0, और विद द कंडीशन कि दोनों के बीच का जो टेम्परेचर गैप है, टेम्परेचर डिफरेंस, इट इज़ वेरी 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 स्मॉल। ये छोटा सा अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं। ये बेसिकली कंडीशन होती है, लिमिटेशन होती है फॉर दिस न्यूटन्स लॉ। वो आखिरी हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। न्यूटन्स लॉ की वैलिडिटी तभी तक होती है जब तक टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज क्वाइट स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है। मान लिए, समझो पहले, है ना, समझो बाद में छापे। बाकी कुछ पैरामीटर्स मैंने मान लिए। बॉडी का मास m है, बॉडी का स्पेसिफिक हीट S है, ठीक है। इमिसिविटी कुछ मान लिया, बेसिक पैरामीटर्स। थोड़ा समय आगे बढ़ा, लेट्स से छोटा सा टाइम dt आगे बढ़ा, तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है कि नहीं, सराउंडिंग कम है, तो रेट ऑफ हीट रेडिएशन ज़्यादा होगी, रेट ऑफ हीट अब्जॉर्प्शन कम होगी। 1 सेकंड में ज़्यादा हीट गई, कम अब्जॉर्ब हुई, तो अल्टीमेटली हीट विल बी लॉस बाय दिस बॉडी। बॉडी हीट लूज करेगा, ठंडा होगा, ठीक है। तभी तो न्यूटन साहब का ठंडा करने का नियम आया। तो मैं मान लेता हूँ साहब, एक छोटू सा टाइम dt में एक छोटू सी हीट, मान ले dq इज़ लॉस बाय द बॉडी। अब सोच, बॉडी हीट लूज करी तो पक्की बात है यार, बॉडी का टेम्परेचर फॉल करेगा। तो मैंने मान लिया साहब, बॉडी का टेम्परेचर dt से गिर जाता है, फॉल कर गया बाय अमाउंट ऑफ, है ना। क्लैरिटी होनी चाहिए कंसेप्ट में, कन्फ्यूजन नहीं। जब मैं स्मॉल टी लिखता हूँ उसका मतलब वो टाइम वाला है, जब कैपिटल टी लिखता हूँ उसका मतलब वो टेम्परेचर वाला है। तो जो रिजल्टेंट रेट ऑफ हीट रेडिएशन है, स्टीफन्स लॉ यूज़ कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि, है ना क्योंकि यहाँ पे स्टीफन्स लॉ का यूज़ है। क्या है, तो स्टीफन्स लॉ जो सबसे आखिरी फॉर्म में हम लोग पढ़े, जो सबसे आखिरी वाली जो फॉर्म पढ़े ना, उस फॉर्म में मैं घुमाऊँगा। आवाज़ नहीं है, ये सुनो, जो सबसे आखिरी फॉर्म में, इसी फॉर्म में तुम जितने भी अभी सवाल बनाओगे ना, जितने भी सवाल बनाओगे वो इसी फॉर्म में तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा स्टीफन्स लॉ को, जो रिजल्टेंट रेट ऑफ हीट रेडिएशन है, क्योंकि सराउंडिंग को भी तो तुम्हें मानना पड़ेगा ना। तो जो नेट रेट ऑफ हीट रेडिएशन है वो तुम्हें इसी फॉर्म में घुमानी पड़ेगी। अब इसको इस केस के लिए कैसे यूज़ करेंगे समझे पहले, है ना, बाद में छापें। तो इसको मैं थोड़ा सा, है कि नहीं, डिफरेंशियल फॉर्म में, लेकिन इस तरह से घुमा रहा हूँ। किस फॉर्म में घुमा रहा हूँ, बोलो क्या लिखा, कैसे लिखा, समझ में आया। देख, मैंने मान लिया कि साहब इतना टाइम में बॉडी ने इतनी हीट छोड़ी, तो जो रेट ऑफ हीट रेडिएशन है इतना अपन उतना, मतलब समझ रहे ना। अरे स्टीफन्स लॉ ही है, उसको बस थोड़ा सा डिफरेंशियल फॉर्म में हमने यूज़ कर दिया है। सुनो, मान ले यहाँ पे छोटू सा टाइम है dt, टाइम मान ले t टाइम में इतनी हीट गई। अरे हमारे पास छोटा सा टाइम है, मान ले dt, और छोटी सी हीट गई कितनी, dq, है कि नहीं। तो डिफरेंशियल फॉर्म में अप्लाई करें dq बाई dt। अब बोलोगे साहब यहाँ पे माइनस साइन हमने क्यों डाल दिया, तो थोड़ा सा तुम लोगों को पीछे ले चलता हूँ। बात है थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स में याद आ रहा है, हम लोग एक छोटा सा साइन कन्वेंशन पढ़े थे जब तुम लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा गया था, कि अगर तो गैस हीट एब्जॉर्ब कर रहा है बाय कन्वेंशन पॉजिटिव, इफ़ द हीट इज़ बीइंग रिलीज बाय द गैस बाय कन्वेंशन इट इज नेगेटिव। ये सुनो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी हीट एब्जॉर्ब थोड़ी कर रही है, नेट जो है बॉडी हीट रिलीज कर रही है, इसलिए बाय कन्वेंशन वो नेगेटिव है। गैस को अगर आप हीट देते हैं, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो पॉजिटिव होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हीट इज लॉस्ट बाय द बॉडी बिकॉज बॉडी टेम्परेचर ग्रेटर देन सराउंडिंग टेम्परेचर, तो रिजल्टेंट रेट ऑफ हीट रेडिएशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस साइन चिपका दिए। और बाकी वही है, ई इमिसिविटी, सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट, ए बॉडी का सरफेस एरिया, टी बॉडी टेम्परेचर, टी नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर। पहले इतना छाप लो,
फिर आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फॉर योर स्कूल एग्जाम। फ्रिक्वेंटली आज डेरिवेशन है, याद रखें। तो उसमें जो है आगे लिखें सब लोग, नेगेटिव साइन का थोड़ा सा मतलब लिख लें। नेगेटिव साइन का थोड़ा सा सिग्निफिकेंस लिख लें। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, लिखो, नेगेटिव साइन indicates that heat is leaving the body. Heat is leaving the body. बॉडी हीट अब्जॉर्ब करेगा मतलब पॉजिटिव हो जाता है, बट रिलीज़ कर रहा है, लिबरेट कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है ना, रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए वो मैंने नेगेटिव चिपका दिया। ये एक बात हो गई। अब मैं दूसरी बात करता हूँ। यहाँ पे ये जो डी क्यू बैठा है, क्या इसको मैं लिखूँगा MSDT? समझो ध्यान से। देख क्या होता है कि हमें पता है कि मान ले इतना टाइम में बॉडी इतनी हीट रिलीज़ कर रही है, तो इसी हीट लॉस की वजह से बॉडी का टेम्परेचर फॉल कर रहा है, तभी तो यहाँ पे लॉ आया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, देख फंडा क्या होता है कि जब भी टेम्परेचर चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं तो हमेशा हम लोग हीट को इस फॉर्म में यूज़ करते हैं, MSDT। अब अगर तो बॉडी को हीट देगा तो बॉडी का टेम्परेचर इतना से राइज कर जाएगा। उल्टा अगर बॉडी हीट रिलीज़ करेगा, अगर बॉडी को क्यू हीट दी तो बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा। उल्टा अगर बॉडी ने क्यू हीट लिबरेट की तो बॉडी का टेम्परेचर क्या डेल्टा टी से फॉल किया। ये कहानी है। तो देख यहाँ पे ये जो हम डी क्यू देख पा रहे हैं, क्या इस डी क्यू को समझ लो, बाद में छापें, क्या इस डी क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में घुमा रहे हैं। देख सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हम डिफरेंशियल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। भाई m मास का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए वी नीड दिस मच अमाउंट ऑफ हीट। तो हीट देगा तब तो बढ़ेगा, और बॉडी उतनी हीट रिलीज़ कर रहा है तो उतनी टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। तो बॉडी ने कितनी हीट रिलीज़ की, तो इसी हीट लॉस के करस्पॉन्डिंग मान लिया बॉडी का सब टेम्परेचर dt से फॉल कर गया। तो m मतलब बॉडी का मास, s मतलब उसी बॉडी की स्पेसिफिक हीट, और dt मतलब फॉलन टेम्परेचर और करस्पॉन्डिंग जो हीट रिलीज़ है। भाई जो भी हीट रिलीज़ होगी उसे करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर फॉल करेगा। कितनी हीट रिलीज़ हुई, dq, करस्पॉन्डिंग कितना टेम्परेचर फॉल किया, dt। इसी dq की जगह है MSDT, यहाँ पे मैं चिपका रहा हूँ। क्या चिपका रहा हूँ साहब, dq की जगह नहीं, dq की बस MSDT छाप दिया, बाकी रहा सेम। माइनस ई सिग्मा ए क्या है, माइनस ई सिग्मा ए T⁴ माइनस T⁴। तुम लोग भी छापते चलो। तो अब यहाँ पे सब लोग थोड़ा ध्यान सुने। जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में मान के चले हैं कि T माइनस T0 बराबर डेल्टा टी, तो क्या यहाँ से T की वैल्यू हम रख सकते हैं T0 प्लस डेल्टा टी। T0 को इधर लिख लिया, T बराबर T0 प्लस डेल्टा टी, और जहाँ पे T दिख रहा है उसकी जगह मैं T0 प्लस डेल्टा टी चिपका रहा हूँ। ये क्यों कर रहे हैं अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक एक स्टेप बस अच्छे से पकड़ते चलें। बोलो क्लियर। सिर्फ टी की जगह T0 प्लस डेल्टा टी यहाँ पे चिपका दिया रहा सेम। टी की जगह T0 प्लस डेल्टा टी, बाकी एज इट इज छापते चलें। माइनस 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 यहाँ पे गड़बड़ नहीं रहे, ठीक है। माइनस साइन एज इट इज आएगा। माइनस साइन सिर्फ ये सिग्निफाई कर रहा है कि बॉडी जो है हीट रिलीज़ कर रही है, या बॉडी का टेम्परेचर जो है फॉल कर रहा है, बॉडी ठंडा हो रहा है, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो यहाँ पे कंसेप्ट्स हम लोग सारे के सारे अप्लाई कर चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट रह गया है। मतलब फिज़िक्स का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और तुम्हारा जो फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स, है ना उसका काम शुरू होता है, ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सब लोग दिमाग लगाएं। सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, प्योर कैलकुलेशन। बाकी कंसेप्ट सारे के सारे यूज़ हो चुके हैं। इसमें से मैं T0 बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। क्या बोलते हैं, मतलब तुम्हारे लिए बाएं हाथ के बाएं उंगली के बाएं पोर्शन का खेल, मतलब बहुत आसान, मतलब जो भी है। तो कोई शक नहीं किसी को, क्या किया समझ में आए। यहाँ से बस ब्रैकेट से T0 बाहर निकालने की कोशिश चल रही है। अभी कोशिश पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। हमने क्या किया, T0 को यहाँ से बाहर निकाला है। तो सोच T0 बाहर निकालेगा तो अंदर क्या बैठेगा, T0 बाहर आ गया, 1 प्लस
यहाँ से कौन आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा टी बाई टी नॉट, ये देखो मल्टीप्लाई करके जस्टिफाई कर लेना, ये देख टी नॉट है और ये टी नॉट उड़ गया, वही तो है, और पावर 4 है जो भी है, ठीक है। अब ये जब टी नॉट बाहर आएगा तो क्या पावर 4 बाहर आएगा, एक एक स्टेप अच्छे से पकड़ता चला रहे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। बाहर जब ये आएगा, जब ये बाहर निकलेगा, कोई शक नहीं किसी को, ये सुनो, टी नॉट जब बाहर आएगा तो पावर 4 हो जाएगा ना, तो जब बाहर निकाला तो टी नॉट की पावर 4, बाकी ये पार्टी तो ऐसा जैसा 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट और पावर 4 है, क्लियर। तो बाहर लेने का पर्पज़ यही था कि यार यहाँ पे भी टी नॉट पावर 4 और यहाँ पे भी उसी फॉर्म में आ जाए, तो ये कॉमन निकाल सकें, फिर हम बाइनोमियल घुमा सकें, दैट्स द आइडिया है, ठीक है। देख बताया ना, आप सिंपल मैथ्स है, बेसिक मैथ्स बची है, फिजिक्स का काम कब का हो चुका है। टी नॉट पावर 4 बाहर निकाल रहा हूँ, टी नॉट पावर 4, बोलो क्लियर। टी नॉट पावर 4 यहाँ से बाहर निकल आया तो सिर्फ ये बचा, टी नॉट पावर 4 यहाँ से बाहर निकाल लिया, 1 बचा, क्लियर, छापता चला। इसके बाद यहाँ पे हम एंट्री करेंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की, ओके। तो इसके आगे लिखें, आफ्टर दिस लास्ट स्टेप, आखिरी स्टेप के आगे लिखें, यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो जल्दी से बता दो, व्हाट इज़ द बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, मतलब उसका एक्सप्रेशन क्या रहता है, फॉर्मूला क्या रहता है। वन प्लस एक्स की पावर एन इज 1 प्लस एन एक्स, मतलब कंडीशन में पूछ रहा हूँ, किन कंडीशंस में होता है। तो ध्यान रखें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में 1 प्लस एक्स की पावर एन, इसको 1 प्लस एन एक्स कब ले सकते हैं, अगर एक्स की वैल्यू 1 से काफ़ी छोटी है, एफ एक्स इज वेरी मच लेस देन 1, ठीक है। अब बोलो साहब यहाँ पे बाइनोमियल हम क्यों घुमा सकते हैं, कैसे घुमा सकते हैं, तो उसका भी लॉजिक सुना है, बस यही से है ना, न्यूटन्स लॉ के पीछे की जो कंडीशन है, जो लिमिटेशन है, वो निकल के आती है, ठीक है, ध्यान सुनना। सिंस यहाँ पे व्हाट इज डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, हाँ हाँ हाँ, राइट, हाँ हाँ हाँ। तो देख फंडा ये है, डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग, और डेल्टा टी काफ़ी स्मॉल है। इफ डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज़ वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे डेल्टा टी काफ़ी छोटा है, और डेल्टा टी काफ़ी छोटा है, टी नॉट काफ़ी बड़ा है, क्या बोला, ध्यान से देखें, जो टेम्परेचर डिफरेंस है इन बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग, ये एक्चुअली में बहुत छोटा है एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। बॉडी और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये सराउंडिंग टेम्परेचर से बहुत छोटा है, क्लियर है। अब सोचे देख, अगर डेल्टा टी बोलते हो टी नॉट से बहुत छोटा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, कोई शक नहीं, टी नॉट को इधर लिख लिया, डेल्टा टी बाई टी नॉट इज वेरी मच, इधर कुछ नहीं बचा, डेल्टा टी बाई टी नॉट कितना हो जाएगा, इट इज वेरी मच लेस देन 1। तो एक्चुअली में ये फंडा है कि ये जो फैक्टर बैठा है, दिस इज वेरी मच लेस देन 1, एंड देयरफॉर यू कैन अप्लाई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हियर इन दिस केस, कि सर 1 प्लस एक्स की पावर एन, क्या 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये 1 से काफ़ी छोटी, इसलिए यहाँ पे घुमा सकते हो, ये फंडा है, ठीक है। तो अब मैं घुमा के लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ कि सब एम एस, बाकी सब कुछ एज इट इज़, कहीं कोई चेंजेस नहीं, चेंज आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे मिलेगा, और वो मिल चुका है, यस और नो। क्या किया सामने, 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एन एक्स, एन और एक्स इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिए, एन मतलब 4 और एक्स मतलब डेल्टा टी अपॉन टी नॉट, और बाकी तो ये 1 एज इट इज़ है, ये 1 उड़ा देना, ठीक है, छापते चलो, बस आ गया, आने वाला है बस, ठीक है। तो इधर से आप, और इधर से क्या बचा, ठीक है बात, अंदर क्या बचा, कोई शक नहीं किसी को, समझ में आ गया, ये पार्टी एज इट इज़ है, इधर 4 डेल्टा टी अपॉन मतलब जो भी है, ठीक है, टी नॉट निपटा लें, है कि नहीं। अच्छा टी नॉट 4 है, क्या था, टी नॉट की पावर
है कि नहीं 4, और इधर एक टी नॉट है, एक टी नॉट उड़ जाएगा नहीं तो क्यूब रह जाएगा। थोड़ा सा और अच्छे से ना, थोड़ा सा और अच्छे से सुंदर तरीके से लिख लिया जाए इसको। 4 सिग्मा ए टी नॉट क्यूब, यस और नो, क्या किया हमने 4 एज इट इज है ना, ई सिग्मा ए, एक टी नॉट हो जाएगा, टी नॉट क्यूब बचेगा, बाकी तो एज इट इज है। क्लियर। अच्छा, जहाँ पे डेल्टा टी दिख रहा है उसकी जगह टी माइनस सी नॉट शब्द है। असलियत में डेल्टा टी है क्या? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ही तो है, विच इज़ क्वाइट स्मॉल। तो डेल्टा टी की जगह मैं टी माइनस सी नॉट शब्द दे रहा हूँ, और ये जो कार्यक्रम आपको एम एस का दिख रहा है उसको मैं इधर ले आ रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा टर्म्स की अल्टी पल्टी कर रहे हैं, टर्म्स को अदला बदली कर रहे हैं थोड़ा सा। पहले बता क्या किया यहाँ तक, क्या तुम लोगों को समझ में आया? नहीं, एम एस को मैंने इसके नीचे बैठा दिया है, 4 सिग्मा ए टी नॉट क्यू, ये सब एस एम एस को नीचे बैठा दिया, और डेल्टा टी की जगह धीरे से चिपका दिया टी माइनस सी नॉट। इतना छापें पहले तुम लोग इतना छाप लो। अब सब लोग इस टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करें, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट इन दिस टर्म। तो ध्यान से देखो, क्या ये टर्म एक गिवन सिस्टम और एक गिवन सराउंडिंग के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा? फिर से सुनो, एक गिवन सिस्टम मतलब बॉडी, और एक गिवन सराउंडिंग के लिए ये जो पूरा का पूरा फैक्टर आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट रहेगा, और इस कांस्टेंट को एक नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं कूलिंग कांस्टेंट ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी का कूलिंग कांस्टेंट। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सुनो लॉजिक। ई कांस्टेंट है गिवन बॉडी के लिए, गिवन बॉडी के लिए उसकी इमिसिविटी कांस्टेंट है, सिग्मा छोड़ यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ए एक गिवन बॉडी के लिए उसका सरफेस एरिया कांस्टेंट है कि नहीं? एक गिवन बॉडी के लिए उसका मास कांस्टेंट है, गिवन बॉडी के लिए उसका मेटल कांस्टेंट है, मतलब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है। 4 भी शायद कांस्टेंट है कि नहीं? 4 कांस्टेंट है। टी नॉट भी कांस्टेंट है गिवन सराउंडिंग के लिए, गिवन सराउंडिंग के लिए। तो क्या बोला, एक गिवन बॉडी और गिवन सराउंडिंग के लिए पूरा का पूरा फैक्टर कांस्टेंट हो जाता है, और इस कांस्टेंट को एक नाम दिया गया कूलिंग कांस्टेंट। कैसे डिनोट करते हैं, लिखें इसके बाद लिखें, फॉर अ गिवन सिस्टम, फॉर अ गिवन system and surrounding, for a given system and surrounding, ये पूरा कार्यक्रम लिख ले, यही है, दिस इज अ कांस्टेंट, ऐसा लिख ले, 4 सिग्मा ए टी नॉट क्यू अपॉन एम एस, ऐसे लिख ले, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस क्वांटिटी इज अ कांस्टेंट and is called as cooling constant, and is called as a cooling constant, and is called as कूलिंग कांस्टेंट। इसको सब के से हम डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। तो इसको सब मैंने कुछ के मान लिया, तो इसकी जगह के रख दे, बस हो गया प्रूफ। इसी की जगह बस अपने को यहाँ पे के छापना है। तो एक्सप्रेशन तुम्हारा इधर छाप देता हूँ। तो एक्सप्रेशन फाइनली इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, क्या कि साहब डी टी बाई डी टी बराबर क्या, नहीं डी टी बाई डी टी बराबर, इसकी जगह बस के रख दिया, माइनस ऑफ के इंटू टी माइनस सी नॉट। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। बोल डेरिवेशन समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फॉर योर स्कूल एग्जाम्स। थोड़ा सा लंबी हो गया लेकिन जैसा भी है याद रखना है इसको एज इट इज, और इसमें दोनों फार्मूले याद रखना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि यार तुम ये फाइनल रिजल्ट याद रख लो कि छोड़ दो ना। अभी जैसे सवाल बनाओगे तो उसमें बोलेगा कि सब बॉडी है, मान लो मास डबल कर दिया, तो बता रेट ऑफ कूलिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इससे काम नहीं चल पाएगा। तो मैं ध्यान रखना पड़ेगा कि हाउ एग्जैक्टली द कूलिंग कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन मास, हाउ एग्जैक्टली द कूलिंग कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द बॉडी, हाउ द कूलिंग कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन इमिसिविटी, ठीक है? तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है? कि यार मास डबल करने से कूलिंग कांस्टेंट आधा हो जाएगा और रेट ऑफ कूलिंग आधी रह जाएगी, तो वो याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये जो है रट के चले गए, इसको छोड़ दिए, दोनों याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? बिना देख के बोल दोनों फार्मूले, मतलब मेमोराइज़ करो 2-4 बार, ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगे। डी टी बाई डी टी माइनस ऑफ के इंटू टी माइनस सी नॉट। इस माइनस साइन से घबराने का नहीं अपने को, माइनस साइन सिर्फ मोह माया का है। माइनस साइन सिर्फ ये सिग्निफाई कर रहा है कि समय के बढ़ने से बॉडी का टेम्परेचर गिर रहा है, दैट्स इट। क्या बोला? ये जो नेगेटिव साइन है ये सब इंडिकेट कर रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग टाइम
जो टेम्परेचर है, देखो स्मॉल टी मतलब समय वाला है, कैपिटल टी जो है टेम्परेचर वाला है। ये सब समय के बढ़ने से बॉडी ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है मतलब, है ना, टेम्परेचर फॉल कर रहा है, कूल डाउन हो रहा है बॉडी। क्लियर। और के का जो फैक्टर है ये किन किन बातों पे कैसे कैसे डिपेंड करता है वो भी याद रखना, 2-4 बार, है ना, मेमोराइज कर, ऑटोमेटिकली तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाएगा एंड देन यूज इट। ठीक है, सब लोग मॉड्यूल में वापस हैं। नोट में कुछ बातें हैं, पढ़ते चलो उड़ाते चलते हैं। नोट में है छोटे छोटे, देखो क्या पॉइंट्स हैं, समझ में आ गया। देख, नोट का जो पहला पॉइंट है जो अपने को याद रखना है वो ये है, क्या, कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कोई जनरल लॉ नहीं है। जैसे जो स्टीफन्स लॉ है ये एक जनरल लॉ है, अनलाइक स्टीफन्स लॉ जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, न्यूटन साहब ने अपना जो लॉ बनाया, भाई आप एक बार बताओ, क्या न्यूटन सर का जो लॉ है क्या कोई सेपरेट लॉ है, क्या कोई इंडिपेंडेंट लॉ है? ना 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 ना, नो 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 नो, इट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन स्टीफन्स लॉ ऑफ, ये सुनो, अरे न्यूटन्स लॉ का डेरिवेशन कैसे हुआ है? स्टीफन्स लॉ की हेल्प से। भाई हमने घुमाया तो स्टीफन्स लॉ ही है, बस न्यूटन सर ने उसमें अपनी एक कंडीशन डाल दी कि अगर बॉडी और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर गैप है दिस इज़ टू स्मॉल, तो उन्होंने एक स्पेशल केस बना लिया है कि नहीं, एक पर्टिकुलर केस बना लिया। दिस इज़ नॉट एनी इंडिपेंडेंट लॉ, और सिंस ये इंडिपेंडेंट लॉ नहीं है इसलिए इसका डेरिवेशन पॉसिबल है। इंडिपेंडेंट जो लॉज होते हैं ना उनका कोई डेरिवेशन थोड़ी होता है। मैं तुमसे पूछूं, पूछ सकता हूँ क्या, पूछने के लिए पूछ रहा हूँ कि डिराइव कर न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। कर सकते हो क्या? वो इंडिपेंडेंट लॉ है रे, उसका डेरिवेशन थोड़ी होता है। लॉज जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पे बेस होते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि यार डिराइव किरचॉफ्स लॉ, तो वो तो इंडिपेंडेंट लॉ है। जो इंडिपेंडेंट लॉ उनके थोड़ी डेरिवेशन होंगे, है कि नहीं? जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूँ डिराइव स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ इंडिपेंडेंट लॉ है भाई, उसका थोड़ी डेरिवेशन है। तो न्यूटन्स लॉ जो है एक स्पेशल केस है, एक पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए न्यूटन सर ने उसको बनाया है। ठीक है, और उन्होंने स्टीफन्स लॉ को ही यूज किया, बस अपनी एक छोटी सी उसमें कंडीशन डाली है। ठीक है, तो ध्यान रखें जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ये कोई जनरल लॉ नहीं है, इसकी वैलिडिटी तभी तक होती है जब तक टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज वेरी स्मॉल। क्या बोला कि साहब न्यूटन्स लॉ जो आप घुमाते हो ये तभी तक अप्लीकेबल होगा जब तक बॉडी और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर गैप है ये काफ़ी छोटा होगा। और ये बात तुम लोगों को डेरिवेशन के अंदर से पता चलेगी, इसलिए बोला जाता है डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ स्कूल के लिए या बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जब तोड़ू सवाल बनेंगे तो उसमें डेरिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी एक्चुअली। ठीक है, तो तुम लोगों को याद आ रहा हो डेरिवेशन में हम लोग कुछ कुछ इस तरह के टर्म्स देखे थे, मतलब यहाँ तो सब इरेज हो गया एक्चुअली। तुम लोग अपनी अपनी कॉपी में देख लो, कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोग लिखे थे यहाँ पे, नहीं, डेल्टा टी बाई टी नॉट पावर 4 माइनस, है कि नहीं, ऐसा कुछ कुछ लिखे थे। और यहाँ पे फिर हमने घुमाया था, मतलब पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे फिर हमने घुमाया था बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या कि साहब 1 + x पावर n + 1 + nx। तो वो कब घुमा पाओगे? जब टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग ये काफ़ी छोटा हो, तभी तो डेल्टा टी बाई टी नॉट 1 से काफ़ी छोटा होगा। और जब ये इस 1 से काफ़ी छोटा होगा देन ओनली वी कैन अप्लाई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हियर कि साहब 1 + x पावर n + 1 + nx। और जब आप ये घुमाओगे, है कि नहीं, तभी यार ये 1 उड़ेगा और जो रेट ऑफ कूलिंग आएगी वो फिर डेल्टा टी के प्रोपोर्शन आ जाएगी टेम्परेचर डिफरेंस के। अब मान लो कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इट इज़ लार्ज, मान ले डेल्टा टी की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो सोच के बता क्या घुमा सकता है 1 + x पावर n + 1 + nx? तो यार उल्टा हो जाएगा, x की वैल्यू 1 से काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मान ले हम रिवर्स कंडीशन लेके चल रहे हैं, डेल्टा टी टी नॉट से बहुत बड़ा है, तो उल्टा हो गया ना रे, डेल्टा टी बाई टी नॉट, डेल्टा बाई, छोड़ इधर लिख देता हूँ, देख नहीं रहा तुम लोगों को, डेल्टा टी बाई टी नॉट दिस इज वेरी मच ग्रेटर देन 1। तो ये 1 से काफ़ी बड़ा है, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ही निपट गया। तो ऐसे केस में यू कैन नॉट अप्लाई न्यूटन्स लॉ।
भाई जब 1 प्लस एक्स पावर एन या 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो, तभी ये 1 1 उड़ेगा, और तभी रेट ऑफ कूलिंग टी माइनस टी नॉट के प्रोपोर्शन आएगी, तभी न्यूटन सर का फॉर्मूला वैलिड रहेगा। अगर टेम्परेचर गैप इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग लार्ज है तो यार आप इसको इस फॉर्मेट में लिख ही नहीं पाओगे, तो जो रेट ऑफ कूलिंग आएगी इट विल नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो हमेशा ध्यान रखें, आप न्यूटन्स लॉ को किसी भी सवाल में नहीं घुमा सकते हो, सिर्फ उसी केस के लिए घुमा सकते हो इन विच टेम्परेचर डिफरेंस इन बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज क्वाइट स्मॉल। तभी आप बोल सकते हो कि साहब रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस इफ एंड ओनली इफ जो डिफरेंस है इट इज वेरी 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 स्मॉल। मॉड्यूल में भी पढ़ता चल क्या क्या है लिखा दिया। ये नोट का पहला हो गया, सब लोग नोट के सेकंड पॉइंट में आ जाए, पढ़ते चलो उड़ाते चलते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में यही छोटे छोटे जो कंसेप्ट है ना, वेरी यूजफुल, क्वाइट हेल्पफुल। रिगार्डिंग दिस न्यूटन्स लॉ एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत तोड़ू सा पॉइंट आया, ठीक है, बहुत आसान सा पॉइंट है। क्या पॉइंट है? देख, जब आप ये न्यूटन्स लॉ घुमाते हो, प्लस माइनस के चक्कर में ना पड़ें, माइनस साइन सिर्फ ये सिग्निफाई कर रहा है कि समय के बढ़ने से बॉडी का टेम्परेचर फॉल हो रहा है, बॉडी ठंडा हो रहा है, कूल डाउन हो रहा है, ठीक है। तो माइनस से कंफ्यूज होने की अपने को जरूरत नहीं है। जब हम लोग प्रॉब्लम्स यूज़ करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली इसी फॉर्म में फार्मूला यूज़ करेंगे, डी टी बाई डी टी एस के इंटू टी माइनस सी नोट। अब यार यहाँ पे एक सवाल आया है ना, एक बड़ा सवाल आया, ध्यान सुनना सब लोग, थोड़ा ध्यान दें। जैसे मान लो यार कि बॉडी का टेम्परेचर इनिशियली T1 था और ये ठंडा हो रहा है, कूल डाउन हो रहा है, और ये टेम्परेचर T1 से फॉल होते होते T2 आया, और मान ले इसको यहाँ से यहाँ तक गिरने में समय T लगा, है ना। जैसे मान ले 50 डिग्री सेल्सियस था बॉडी का टेम्परेचर, 50 से मान लो ठंडा हो रहा है, वो 40 आ रहा है, तो 50 से 40 आने में मान लो 10 सेकंड का टाइम लगता है, जो भी टाइम है। तो इसमें थोड़ा सा स्प्लिट करके मैं टर्म समझा रहा हूँ, डिफरेंट टर्म्स क्या क्या डिनोट कर रहे हैं, है ना। एवरीवन सी दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत काम आएगा। तो पहले ये बताओ, ये dt क्या है, ये dt क्या है। ये वो देख, dt बाई dt का मतलब क्या है, थोड़ा सा फील लें। तुम लोगों को याद आ रहा हो, डेरिवेशन में मैंने लिखा भी दिया था, क्या लिखा था कि यार बॉडी का इतना टाइम में इतना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर फॉल किया है, तभी इतना अपॉन उतना, इसको बोलते हैं क्या, रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर वसो टाइम, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर वसो टाइम। समय के बढ़ने से किस रेट से टेम्परेचर बॉडी का गिर रहा है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। बॉडी के ठंडे होने की रेट, बॉडी इस रेट से कूल डाउन कर रहा है। तो ये बेसिकली टाइम इंटरवल है, और ये बेसिकली उस टाइम इंटरवल में फॉल इन टेम्परेचर है। तो ध्यान से देख, तो यहाँ पे अगर जैसे तुम इस पर्टिकुलर केस को लेते हो, तो क्या मैं dt की वैल्यू यहाँ पे t छाप सकता हूँ। ध्यान सुनना, न्यूटन्स लॉ एक्चुअली में प्रॉब्लम्स में कैसे कैसे अप्लाई करते हैं वो तो हमने थियोरेटिकली देख लिया, डेरिवेशन कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करते हैं वो ध्यान सुन। तो ये है वो टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल मैंने टी चिपका दिया, और ये है फॉल इन टेम्परेचर। तो T1 ज़्यादा है, ठंडा हो रहा है ना, T2 कम है, इसलिए चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ये मैं रखूंगा T1 माइनस T2। इसमें किसी को शक नहीं कि साहब इतने टाइम में बॉडी का इतना टेम्परेचर गिरा, तो टाइम इंटरवल मैंने चिपका दिया, और कितना टेम्परेचर गिरा T1 माइनस T2 चिपका दिया, ठीक है। अब ध्यान से बहुत ध्यान से, टी नॉट यार कोई फाइट नहीं है ना, टी नॉट तो उसमें तो किसी को कोई शक या कोई शंका नहीं है, वो तो सराउंडिंग टेम्परेचर है, कॉन्स्टेंट है ना। सराउंडिंग अपना बहुत बढ़िया सिंक है ना, इन्फिनाइट हीट कैपेसिटी, जितना मर्जी टेम्परेचर मतलब आई मीन हीट दे दे, इट्स टेम्परेचर वॉन्ट राइज, ठीक है, वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, उसकी टेंशन नहीं है। टेंशन दोस्त इस टी की है, सोच के बता, ये टी क्या है, बॉडी टेम्परेचर, टी नॉट क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, सोच के बता, T1 डालेगा T2 डालेगा यहाँ पे टी क्या डालेंगे, टी है बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर इनिशियल वाला लेगा, फाइनल वाला लेगा तो इनिशियल या फाइनल का झगड़ा खत्म करते हैं नहीं, और एवरेज लेते हैं, बस ये यार यहाँ पे एक छोटा सा फंडा है भाई। टी मतलब बॉडी टेम्परेचर, अब बॉडी टेम्परेचर तो यार 1000 होंगे रे भाई, वो बता, है ना, थोड़ा कॉमन सेंस लगा। जैसे मान ले बॉडी ठंडा हो रहा है 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस मान ले ठंडा होने में 10 मिनट लग रहा है, बड़े बड़े जो भी है, ठीक है, 50 से 40 आने में 10 मिनट का समय लग रहा है। लेकिन ये सोच कि यार बॉडी टेम्परेचर तो 50-40 के भी बहुत सारे होंगे, नहीं भाई 50 डिग्री सेल्सियस होगा, बीच में 49 भी आएगा, 49.1 भी आएगा, है कि नहीं, 48.01 भी आएगा, है कि नहीं, 43 भी आएगा, 43.1 भी, आई मीन हजारों टेम्परेचर है यार, लाखों करोड़ों टेम्परेचर, बहुत सारे हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस बिलियंस, बहुत सारे हैं, कौन सा लेगा।
तो ये ध्यान रखते हैं कि आप जिस इंटरवल में न्यूटन्स लॉ घुमा रहे हैं उस इंटरवल में हम उस बॉडी का एवरेज टेम्परेचर लेते हैं। दिस इज आइडिया, बस ये कंसेप्ट का ध्यान रखना है। क्या बोला? हम जिस भी इंटरवल में ये न्यूटन्स लॉ घुमा रहे हैं उस इंटरवल में उस बॉडी का एवरेज टेम्परेचर, जैसे हियर इन दिस केस, इस केस में 50 + 40/2 एवरेज टेम्परेचर मतलब 45 डिग्री सेल्सियस, या सुनो 90/2 दैट इज 45, है कि नहीं? तो ये बस थोड़ा ध्यान रखना है। जिस इंटरवल में तुम न्यूटन्स लॉ घुमा रहे उस इंटरवल में उस बॉडी का एवरेज टेम्परेचर लेना है, बस इतनी सी बात है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। ये सुनो, बाकी तो कहीं किसी को कोई दिक्कत ही नहीं। dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो यार T1 - T2 है। dt मतलब टाइम इंटरवल, तो बॉडी को इस इनिशियल से इस फाइनल तक जाने में कितना समय लगा, तो उसमें भी कोई शक नहीं। ठीक है, T0 क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर, पता ही है, वो तो कांस्टेंट रहना है। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखें, ये क्या लेंगे, जिस भी इंटरवल में हम न्यूटन्स लॉ यूज कर रहे हैं उस इंटरवल में उस बॉडी का एवरेज टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, दिस इज द पॉइंट यू गाइस नीड टू रिमेंबर, बाकी सब आसान है। मॉड्यूल पढ़ते चलें। तो उसमें पेज नंबर 115, कहाँ पहुँचे हैं? पेज नंबर 115। तो उसमें रेडिशन सवाल नंबर 1 to सवाल नंबर 5, ये एक्चुअली जो फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स हैं दे आर कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन स्टीफन्स लॉ। सारे के सारे सवाल स्टीफन्स लॉ के हैं। पेज नंबर 116 पहुँचे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, 4 सवाल हैं, 5 + 4 9 सवाल। ट्राई करें, उड़ाना शुरू करते हैं। जो जो तुम लोग पढ़े हो स्टीफन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, इनको प्रॉब्लम्स में कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, तो एक बार कोशिश करें, फिर डिस्कस करेंगे। सो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।